हेलो बच्चों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पीबी सचकुंज अयोध्या में आपका स्वागत है। आप लोग को पता है कि यूट्यूब चैनल पे क्लास चल रही है मैथ की, और जिसमें आज हम क्लास 7 वालों को मैथ पढ़ाएंगे। चल रहा था अध्याय 1 पूर्णांक। ठीक, तो अध्याय 1 पूर्णांक में हम लोग 1.2 तक सॉल्व कर चुके हैं। 1.3 में भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, और दूसरा नंबर प्रश्न से हम लोग को दिया गया था, होमवर्क दिया गया था। और इसके आगे अभी हम पढ़ाएंगे, पहले हम उसका उत्तर बता देते हैं। ठीक, हमारा अभ्यास 1.3 था। क्लास 7 वाले बच्चे ईमानदारी से क्लास को देख नहीं रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं देख रहे हैं इस क्लास को। तो आप लोग भी क्लास 8 वाले और क्लास 6 वाले आप लोगों से ज़्यादा ईमानदारी से क्लास को देख रहे हैं, तो आप लोग भी क्लास को देखिए। दूसरा प्रश्न है हमारा, इसका मान ज्ञात करना था। मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न था, आप लोग कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर किसी प्रश्न में कोई दिक्कत है। हम एक प्रश्न बता दे रहे हैं और बाकी का उत्तर लिख देते हैं। ठीक, डिवाइड बाई 3 -3 है, यही हमारा प्रश्न था। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? -75 और -5 है, तो -75 में -5 से भाग देंगे तो क्या होगा? आप लोग जानते हैं 15 आ जाएगा, +15 आएगा। और भागे थोड़ा विस्तार से बता देते हैं इसको। ये बताइए बच्चों, यहाँ -75 है ना, और -5 है, तो इसको जब भाग देंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा। और 15 5 75 हो जाता, 5 1 5 5 15 बार जाएगा, तो इसका उत्तर 15 आएगा। तो यहाँ क्या होगा? ये 15 हो जाएगा ये मान। ठीक, और तो ये हो गया 15 और डिवाइड बाई -3। ठीक, अब 15 में ये 15 है, मान लीजिए -3 से भाग देना है, तो हर में अगर माइनस साइन लगा है तो उसे अंश में ले जा सकते हैं। -15/3 लिख सकते हैं, इसको भाग देंगे तो -5 आ जाएगा। तो यहाँ अब हमारा उत्तर, इसको मिटा देते हैं। अब ये हमारा जो उत्तर है यहाँ, ये हो जाएगा -5। ये हमारा -5 दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब इसी तरह और जो प्रश्न हैं मान ज्ञात करने वाले, इन सभी प्रश्नों का हम उत्तर लिख देते हैं। एक प्रश्न हम सॉल्व करके बता दिए हैं, और बाकी प्रश्न इसी तरह आप लोग कर लेंगे, और उत्तर आप लोग मिला लेंगे कितने बच्चों का कितना सही है। और स्कूल का व्हाट्सएप ग्रुप बना है बच्चों, तो व्हाट्सएप ग्रुप में जितने बच्चे ऐड हैं वो क्वेश्चन को सॉल्व करके ग्रुप में भेजें, देखा जाए कि कौन बच्चा कितना क्वेश्चन कर रहा है। और जो बच्चे ग्रुप में ऐड ना हो, स्कूल वाले नंबर पे फ़ोन करके ये कह दीजिए कि हमको सर ग्रुप में ऐड कर दीजिए, तो आप भी चीज़ों को भेज सकेंगे। ठीक, अब हमारा अभ्यास 1.2 का, सॉरी बच्चों 1.3 चल रहा है। 1.3 का हम लोग दूसरा प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं। तो 1.3 में हम दूसरे का उत्तर लिख देते हैं। दूसरे प्रश्न का ये पहला था, दूसरे का हम डायरेक्ट उत्तर लिख रहे हैं। आप लोग प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ये था -5, दूसरे में 1 आ रहा है, और तीसरे में आएगा -1, और चौथे में आएगा बच्चों, चौथे में उत्तर आ रहा है, इसमें भी -1 आ रहा। 4 प्रश्न दिया गया था, इस तरह से उत्तर आएगा। सभी बच्चे इसको कर लिए होंगे। पहला प्रश्न हम बताए हैं मान ज्ञात कीजिए में, और 3 जो प्रश्न शेष हैं उसका उत्तर आप लोग मिला लीजिए। और आप लोग जब ग्रुप में भेजेंगे क्वेश्चन सॉल्व करके, तो ये देखा जाएगा किस बच्चे का कितना सही है। ये विद्यालय की बुक से पढ़ाया जा रहा है, अभी सभी बच्चों के पास बुक नहीं होगी, इसलिए प्रश्न को भी नोट कर दिया जाता है। जो बच्चे ये क्लास देख रहे हैं, इसके पहली क्लास अगर नहीं देखे हैं तो इसके पहले की क्लास जाके देख सकते हैं, चैनल पे पड़ी है क्लास। तो इसके आगे है हमारा 3 नंबर का प्रश्न, इसको मिटा देते हैं। हमारा 3 नंबर का प्रश्न है, सभी बच्चे कॉपी खोल के सामने रखेंगे ताकि ये पता चल जाए कि यहाँ कौन सा क्वेश्चन कराया जा रहा है। अभ्यास 1.3 का हम तीसरा प्रश्न करा रहे हैं, जिसमें लिखा है वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसे -1 से भाग देने पर -32 प्राप्त हो। वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसे -1 से भाग देने पर, कह रहा है एक ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें -1 से भाग दें हम, तो उत्तर कितना है? -32 है। तो आप लोग को पता है
कि कोई संख्या यहाँ मान लीजिए -1 से हमें भाग देना है, उत्तर हमें क्या लाना है -32। तो यहाँ कौन सी संख्या रख दें कि उत्तर क्या आए -32 है। हर में -1 है, ये हम लोग को पता है। अंश में हम माइनस वाली संख्या रखेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, उत्तर धनात्मक आ जाएगा बच्चों। मान लीजिए यहाँ कोई हम -2 रख देते हैं, -1 है तो उत्तर धनात्मक हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है बच्चों, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, उत्तर 2 आ जाएगा धनात्मक। लेकिन यहाँ उत्तर क्या आना है, ऋणात्मक आना है, निगेटिव साइन के साथ है। ठीक, इसको मिटा देंगे। अब इसमें यहाँ क्या रखेंगे, हमारा 3 नंबर का प्रश्न है, वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसे -1 से भाग देने पर उत्तर -32 प्राप्त होता है। तो वह संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ अगर हम बच्चों यहाँ 32 है, अगर यहाँ हम 32 रख दें तो 32 भागे -1, और जब हर में माइनस का साइन रहता है तो अंश में चला जाता है, -32/1 हो जाएगा। और जब किसी संख्या का हर 1 हो जाए तो उस संख्या को डायरेक्ट लिखा जा सकता है 32। तो यही क्या हो गया, हमारा उत्तर हो गया कि यही क्या हो गया, यानी कि उत्तर में हम क्या लिखेंगे, उत्तर में लिखेंगे -32। उत्तर में लिखेंगे हम बच्चों 32 में -1 से भाग देने पर -32 प्राप्त होता है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, प्राप्त होता है। और हमारा 4 नंबर का प्रश्न है, ये सभी बच्चे कर लेंगे। ठीक, ये प्राप्त थोड़ा सही कम लिखा गया है तो इसको फिर से लिख देते हैं। ठीक, और हमारा 4 नंबर का प्रश्न है, वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसे -1 से भाग देने पर 78 प्राप्त हो। तो इसको मिटा देते हैं। हमारा 4 नंबर का प्रश्न वो सॉल्व करते हैं। 4 नंबर के प्रश्न को कहाँ है, 4 नंबर का प्रश्न हमारा, 4 नंबर का प्रश्न, वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसे -1 से भाग देने पर, मान लीजिए कोई पूर्णांक है या -1 से भाग दें, उत्तर कितना आना चाहिए बच्चों, 78। तो यहाँ कौन सी संख्या रख दें, देखिए यहाँ बच्चों अगर प्लस की संख्या रखेंगे तो माइनस में उत्तर आएगा, तो इसलिए यहाँ हमें माइनस वाली संख्या रखना पड़ेगा। तो यहाँ हम अगर -78 रख दें बच्चों, -78 भागे -1, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, उत्तर कितना आएगा, 78 आएगा। तो हम लिख सकते हैं कि वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसे -1 से भाग देने पर 78 प्राप्त होगा। तो उत्तर लिखेंगे हम लोग, वह पूर्णांक -78 होगा, -78 होगा, यानी -70 होगा, जिसमें -1 से भाग देने पर उत्तर 78 प्राप्त होगा। ठीक, प्राप्त होगा। बस यही हो गया, इसको मिटा देते हैं। 4 नंबर का प्रश्न था ये 4 नंबर का प्रश्न था। अब हमारा 5 नंबर का प्रश्न है, सत्य अथवा असत्य बताइए। और जिस बच्चे को डाउट रहेगा किसी क्वेश्चन में, वो कमेंट करके, चाहे यूट्यूब पे कमेंट करके आप लोग पूछिए, अगर कमेंट कर पाते हैं, अगर नहीं कर पाते हैं तो व्हाट्सएप पे कमेंट करके पूछिए कि सर ये प्रश्न फिर से समझा दीजिए या इसमें दिक्कत है, और अगर समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं। 5 नंबर का प्रश्न है, सत्य और असत्य बताइए। 5 नंबर में पहला प्रश्न है, -0 भागे -18 बराबर -1। तो ये बात सत्य है कि असत्य है। किसी जीरो में -0 पहली बात होता नहीं, जीरो ना तो धनात्मक होता है ना तो ऋणात्मक होता है, जीरो ना तो धनात्मक होता है ना तो ऋणात्मक होता है। तो -0 लिखने का कोई अर्थ ही नहीं है, पहली बात। वैसे ये गलत हो गया, और वैसे जीरो में किसी संख्या से भाग देने पर उत्तर 0 आता है, तो इसलिए ये असत्य हो गया, ये असत्य है। और दूसरा -18 भागे -18, तो उत्तर -1 आया है, दूसरा भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। और दूसरे का उत्तर ही लिख दे रहे हैं। तीसरा क्या है, -18 भागे 1, तो -1 लिखा है, तो ये भी असत्य हो जाएगा।
क्योंकि -18 में 1 से भाग देने पर -18 आएगा। चौथा प्रश्न है 0 में -2 से भाग देने पर -2 आएगा, ये भी गलत है। और पांचवा प्रश्न है -18 में -1 से भाग देने पर -18 आएगा, ये बात सत्य है। और छठा नंबर का प्रश्न है भाग घटाने की पुनरावृत्ति है, भाग घटाने की पुनरावृत्ति है, तो ये भी प्रश्न क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। कैसे? भाग घटाने की पुनरावृत्ति इसलिए है बच्चों, इसमें ध्यान से समझिएगा कि जब किसी संख्या में हम भाग देते हैं तो मान क्या आता है, छोटा आता है ना। किसी संख्या में हम जब किसी संख्या से भाग देते हैं, जैसे 65 में हम 5 से भाग दे दिए, ठीक, तो क्या मान क्या आएगा? 65 से छोटा ही तो आएगा, 13 आ गया, ठीक। तो भाग घटाने की पुनरावृत्ति इसलिए कह रहे हैं, अब 13 में किसी संख्या से भाग देंगे फिर मान छोटा आएगा। घटाने की पुनरावृत्ति कहने का मतलब ये है कि जितनी बार हम भाग देंगे किसी संख्या में किसी संख्या से, मान जो है वो घटता जाएगा, इसलिए मान बार बार घट रहा है, इसलिए भाग घटाने की पुनरावृत्ति है, ये बात सही है, ठीक। इसको अब ये हमारा अभ्यास 1.3 समाप्त हो चुका है। अब हम चलते हैं इसके आगे, पूर्णांकों की विशेषताएं देखते हैं। पूर्णांकों में किस तरह से प्रॉपर्टीज का प्रयोग होता है, यानी पूर्णांकों का कौन सा गुणधर्म होता है। पूर्णांकों की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटीजर, हमारी हेडिंग है पूर्णांकों की विशेषताएं। पूर्णांकों की विशेषताएं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटीजर, पूर्णांकों की कौन कौन सी विशेषता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि, तो इसमें कुछ प्रगुणों को पढ़ना है हम लोगों को। जैसे संवरक विशेषता, आप लोग पहली बार नाम सुन रहे होंगे, संवरक विशेषता। उसके बाद क्रमविनिमय विशेषता, सहचर विशेषता। संवरक विशेषता के बारे में आइए देखते हैं कि संवरक विशेषता है क्या। पहला है हमारा संवरक विशेषता। संवरक, सभी बच्चे इसको ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हैं ये चीज़ें। संवरक विशेषता क्या है? देखिए बच्चों, यदि पूर्णांकों के किसी युग्म को जोड़े तो परिणाम हमेशा पूर्णांक ही प्राप्त हो, तो वहाँ संवरक विशेषता लागू होती है। संवरक विशेषता को संवरक प्रगुण भी कहते हैं, लेकिन क्लास 8 में आप लोग पढ़ेंगे। तो योग में आइए योग करते हैं। योग में देखते हैं कि जब हम किसी पूर्णांक में किसी पूर्णांक को जोड़ेंगे, क्या उत्तर हमारा पूर्णांक ही आएगा। जैसे मान लीजिए 6 में हम 5 जोड़ें तो क्या आएगा, उत्तर क्या आएगा? 11 आएगा। 6 क्या है? एक पूर्णांक है, 5 एक क्या है? पूर्णांक है, 11 एक क्या है? पूर्णांक है। यानी पूर्णांकों में, यानी पूर्णांकों का जब योग करेंगे तो जो उत्तर है वो एक पूर्णांक आएगा, इसलिए कह सकते हैं संवरक विशेषता पूर्णांकों के योग में लागू होती है। ये योग में जो है संवरक विशेषता लागू होती है, क्योंकि पूर्णांक को जोड़ने पर पूर्णांक ही मिल रहा है। अब आइए घटाव में देखते हैं, यानी व्यवकलन आप लोगों में दिया है, व्यवकलन, ठीक है बच्चों, व्यवकलन। घटाव को व्यवकलन भी कहते हैं। तो व्यवकलन में देखते हैं क्या संवरक विशेषता लागू होती है। संवरक विशेषता योग के लिए है। अब घटाव के लिए देखते हैं कि संवरक विशेषता है या नहीं। जैसे 12 में से हम मान लीजिए 7 घटा लें तो प्राप्त उत्तर क्या है? एक पूर्णांक आएगा। तो ये भी घटाव में भी संवरक विशेषता लागू होती है। इस प्रकार पूर्णांकों का अंतर हमेशा पूर्णांक आ रहा है, पूर्णांकों का अंतर हमेशा पूर्णांक आता है। इस प्रकार संवरक विशेषता घटाने की विशेषता है, मतलब घटाने की संवरक विशेषता है। अब गुणा में देखते हैं, संवरक विशेषता कुछ है नहीं। अगर पूर्णांकों को जोड़ रहे हैं तो पूर्णांक ही प्राप्त हो, इसका मतलब संवरक विशेषता लागू होती है, संवरक विशेषता का पालन हो रहा है। ये एक नियम है बच्चों संवरक विशेषता। अगर संवरक पूर्णांक से पूर्णांक घटा रहे हैं, हमको पूर्णांक ही प्राप्त हो रहा है, तो संवरक विशेषता लागू हो रही है। गुणा कर रहे हैं, अगर गुणा करने से हमको पूर्णांकों का गुणा करने से हमको पूर्णांक ही प्राप्त हो, तो संवरक विशेषता लागू होती है। 5 दूना 10, 10 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि घटाव के गुणा के लिए संवरक विशेषता है।
किसके किसके लिए सौरक विशेषता है? योग के लिए है, यानी जोड़ के लिए है, घटाव के लिए, गुणा के लिए। आइए देखते हैं भाग के लिए है कि नहीं। आइए देखते हैं दो पूर्णांकों का भाग करने पर क्या उत्तर, दो पूर्णांकों का भाग करने पर क्या उत्तर पूर्णांक आता है। आइए देखते हैं किसके लिए बच्चों, भाग के लिए। जैसे 16/4, 16/4 लिए उत्तर क्या है बच्चों, 16/4 लिए 16/4, तो यहाँ उत्तर 4 आ गया, एक पूर्णांक आ रहा है। हाँ ठीक है। सौरक विशेषता जो है भाग के लिए है, यहाँ तो है। आइए देखते हैं क्या सभी संख्याओं के लिए होता है ऐसा। एक और अगर हम संख्या ले लें 17/5, क्या 17 में 5 का भाग जाएगा? तो यहाँ क्या आएगा, 17/5 आ जाएगा। क्या ये एक पूर्णांक है? नहीं, ये तो भिन्न हो गई ना बच्चों, भिन्न एक परिमेय संख्या हो जाती है, भिन्न एक परिमेय संख्या हो जाती है। ये पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक मतलब पूर्णांक, इसको भाग देंगे तो दशमलव में आएगा, दशमलव पूर्णांक नहीं होता है। तो ये क्या है, गलत हो जाएगा, यहाँ सौरक विशेषता लागू नहीं होती है। सौरक विशेषता क्या है, लागू नहीं होती है। सौरक प्रगुण लिख देते हैं, सौरक विशेषता, सौरक विशेषता लागू नहीं है। अगर पूर्णांक आता, अगर पूर्णांक में पूर्णांक से भाग करें, पूर्णांक ही आए, जैसे ये पूर्णांक है, पूर्णांक से भाग किए, पूर्णांक ही आया, तो यहाँ सौरक विशेषता लागू है। लेकिन पूर्णांक से पूर्णांक में भाग किए, यहाँ पूर्णांक नहीं आ रहा है, बटे में चला जा रहा है बच्चों, ये भिन्न है एक, इसलिए यहाँ सौरक विशेषता लागू नहीं है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं बच्चों, क्या जब किसी पूर्णांक को किसी दूसरे पूर्णांक से भाग देते हैं तो आवश्यक नहीं है कि भागफल भी एक क्या है, पूर्णांक है। देखिए यहाँ तो पूर्णांक आ गया है एक भागफल, लेकिन 17 में 5 का भाग दिए तो यहाँ पूर्णांक नहीं आया है। इस प्रकार जब हम एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से भाग देते हैं तो भागफल हमेशा पूर्णांक नहीं होता है। इस प्रकार सौरक नियम भाग में लागू नहीं होता है। तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे बच्चों, भाग में यहाँ तो लागू है एक जगह लागू नहीं है, तो हम फाइनली कहेंगे कि भाग में लागू नहीं होता है। एक जगह लागू हो रहा है, एक जगह लागू नहीं हो रहा है, तो क्या मतलब है? या तो ऐसा हम लोग समझें कि सौरक विशेषता जो है भाग में कहीं कहीं लागू होती है, कहीं कहीं लागू नहीं होती है। तो फाइनली अगर कहा जाए तो लागू नहीं होती। तो सौरक विशेषता योग में लागू होती है, हाँ। घटाव में लागू होती है सौरक विशेषता, बिल्कुल। गुणा में लागू होती है, हाँ। भाग में क्या कहेंगे आप लोग, नहीं लागू होती, सौरक विशेषता लागू नहीं होती है। तो सौरक विशेषता किन किन चीज़ों के लिए है आप लोग को बता दिया गया। जोड़ के लिए है, सौरक विशेषता जोड़ में लागू होती है, घटाव में लागू होती है, गुणा में लागू होती है, परंतु भाग में लागू नहीं होती है। सब बच्चे इसको ध्यान देंगे। एक चीज और बता दें, इसको मिटा के, कि जीरो में किसी संख्या से भाग देने पर क्या आता है बच्चों, उत्तर। जीरो में किसी संख्या से भाग देने पर उत्तर जीरो आता है। आइए देख लेते हैं, अगर जीरो है, जीरो में किसी संख्या से भाग दी, मान लीजिए 5 से हम भाग दे दें तो उत्तर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। जीरो में 10 से भाग दे दें, उत्तर कितना आएगा, जीरो ही आएगा। आप लोग इसको सीख लीजिए, किसी संख्या में जीरो से किसी संख्या, उल्टा वो हो गया, जीरो में किसी संख्या से भाग देने पर, अगर जीरो में किसी संख्या से यानी 5 से भाग दे रहे हैं तो जीरो आ रहा है। किसी भी संख्या से भाग देंगे तो उत्तर हमेशा और हमेशा जीरो ही आएगा। ये बात अब हम मिटा देते हैं। अब आइए आगे हम बात करते हैं कि किसी संख्या में जीरो से जब भाग देते हैं, जैसे 5 है, इसमें हम जीरो से भाग दिए तो उत्तर क्या आएगा, अर्थहीन उत्तर प्राप्त होता है, मतलब अपरिभाषित, अपरिभाषित। ठीक, देखिए जीरो में किसी संख्या से भाग देने पर उत्तर जीरो तो आता है, लेकिन किसी संख्या में जीरो से भाग देने पर
उत्तर अपरिभाषित हो जाता है। देखिए दोनों में अंतर देख लीजिए, संख्या में 0 से भाग दिए तो उत्तर अपरिभाषित, अगर 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तब उत्तर 0, ये दोनों अंतर है। 5 भागे 0 अपरिभाषित, 0 भागे 5 0। ध्यान दीजिएगा, ये अपरिभाषित का मतलब इसका कोई परिभाषा नहीं है कि किसी संख्या में अगर 0 से भाग देंगे तो उत्तर कुछ आता ही नहीं, अर्थहीन हो जाता है, इसलिए इसको अपरिभाषित कहते हैं। आगे आप लोग चल के पढ़ेंगे क्लास 12th में लिमिट एक टॉपिक होता है, लिमिट एक चैप्टर होता है, तो लिमिट के बारे में वहाँ जानेंगे कि किसी संख्या में 0 से भाग देने पर उत्तर अपरिभाषित कैसे आता है। उसको इनफाइनाइट भी बोला जाता है, लेकिन आप लोग अपरिभाषित ही समझिए। इसको मिटा देते हैं। अब क्रम विनिमय विशेषता, पूर्णांकों की विशेषता में दूसरा है क्रम विनिमय विशेषता। क्रम विनिमय विशेषता दूसरा है क्रम विनिमय विशेषता। क्रम विनिमय विशेषता आइए देखते हैं क्या होती है। क्रम विनिमय, हम लोगों ने सौरक विशेषता को सीख लिया। क्या सीखा कि सौरक विशेषता किसमें लागू होती है। सौरक विशेषता योग में, घटाव में, गुणा में लागू होती है, किंतु परंतु भाग में हर जगह लागू नहीं होती है, या ऐसे ही कह सकते हैं कि भाग में लागू ही नहीं होती है। ठीक, क्रम विनिमय प्रगुण में देखेंगे, योग में पहले देखेंगे, दो पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ें तो उत्तर हमेशा समान रहता है, यही है। देखिए अगर दो पूर्णांकों को हम जोड़ रहे हैं किसी भी क्रम विनिमय, क्रम को बदल देने पर भी, अगर जैसे हम 8 और 6 को जोड़ें तो उत्तर 8 और 6 14 आएगा। अगर क्रम विनिमय का मतलब होता है क्रम का विनिमय, क्रम का परिवर्तन। जैसे हम 6 में 8 जोड़े, 6 + 8 14 हो गया। अब यही हम 8 + 6 कर दें तब भी अगर उत्तर 14 ही आता है तो इसका मतलब यहाँ क्रम विनिमय प्रगुण लागू होता है या क्रम विनिमय विशेषता लागू होती है। योग में देखते हैं 8 + 6 कितना आ रहा है बच्चों, 8 + 6 14 आ रहा है। क्रम विनिमय प्रगुण यही होता है कि क्रम को अगर हम बदल देते हैं उत्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो वहाँ क्रम विनिमय विशेषता लागू होती है, अन्यथा नहीं। तो देखिए 8 और 6 को जोड़े उत्तर कितना आया। अब इसके क्रम को हम बदल दे रहे हैं, 6 + 8 कर देते हैं। 6 + 8 तो क्या उत्तर 14 आएगा। बिल्कुल हाँ बच्चों 14 आएगा। इसका मतलब यह है क्रम विनिमय विशेषता योग में लागू होती है। आइए देखते हैं घटाव में, इसके व्यवकलन भी कहते हैं घटाव को, एक बार बताया गया। देखिए 8 से अगर हम 6 को घटाएं तो उत्तर क्या आएगा, 8 में से 6 घटाएंगे उत्तर 2 आएगा। अगर क्रम विनिमय विशेषता का प्रयोग करें अगर हम, तो 6 में से अगर हम 8 घटाएं तो क्या आएगा उत्तर, यहाँ तो -2 आ गया। क्या दोनों उत्तर यहाँ बराबर है, ये दोनों उत्तर बराबर है, नहीं बराबर है। इसलिए यहाँ तो बराबर था योग में, घटाव में बराबर नहीं है, इसलिए घटाव की प्रक्रिया में क्रम विनिमय विशेषता लागू नहीं होती है। अगर कोई पूछे कि क्रम विनिमय विशेषता क्या घटाव में लागू होती है, नहीं लागू होती है, क्योंकि उत्तर जो है अलग अलग हो जाता है, क्रम के परिवर्तन करने पर उत्तर अलग हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि क्रम विनिमय विशेषता जो है घटाव में लागू नहीं होती है। ठीक, इसके आगे आइए देखते हैं गुणा बचा। गुणा में देखते हैं कि क्या क्रम के परिवर्तन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 8 × 6 8 × 48। अब इसके क्रम विनिमय विशेषता का प्रयोग करें तो क्रम परिवर्तित हो जाएगा, 6 इधर आएगा 8 इधर हो जाएगा, इतना ही होता है। तो 8 × 48, हाँ बिल्कुल दोनों में उत्तर क्या है बच्चों, समान है। तो यहाँ क्रम विनिमय विशेषता लागू हो रही है। इससे हम कह सकते हैं कि गुणा की प्रक्रिया में क्रम विनिमय विशेषता लागू होती है। अब एक और बचा भाग। हम भाग की प्रक्रिया में देखते हैं, भाग की प्रक्रिया में देखते हैं, आइए यहीं देख लेते हैं। 15 भागे 3 उत्तर कितना आया, 5, और क्रम को बदल दिए 3 भागे 15 उत्तर कितना आया, 3/15 आ गया। क्या ये दोनों उत्तर बराबर है, नहीं बराबर है। ठीक, तो हम क्या कह सकते हैं इन सब चीज़ों को देख के, किन किन चीज़ों में क्रम विनिमय विशेषता लागू होती है।
क्रम विनिमय विशेषता योग में लागू होती है, बिल्कुल। घटाव में नहीं होती है, गुणा में होती है और भाग में नहीं होती है। देख लीजिए उत्तर दोनों बराबर नहीं आ रहा है। क्रम के परिवर्तन कर देने पर अगर उत्तर समान रहता है तो ही क्रम विनिमय विशेषता लागू होगी, अन्यथा नहीं। ठीक, तो अगर कहें किन किन चीज़ों में क्रम विनिमय विशेषता लागू होती, तो आप लोग कहेंगे योग और गुणा में ही क्रम विनिमय विशेषता लागू होती है, घटाव और भाग में नहीं। अब हम लोग दो विशेषताएं पढ़ लिए, सौरक विशेषता और क्रम विनिमय विशेषता। एक विशेषता और बची है सहचर विशेषता, इसको कल पढ़ेंगे। अब आप लोग कुछ होमवर्क ले लीजिए रिक्त स्थान भरने का। अभ्यास 1.4 हम इसको नोट कर दे रहे हैं। सभी बच्चे क्वेश्चन करके ग्रुप में भेजेंगे। देखिए आप लोग की क्लासें हफ्ते में 2 दिन चलती हैं, मंगलवार और शुक्रवार को। तो जो होमवर्क दिया जाएगा आप लोग इसी बीच कर लेंगे। अभ्यास 1.4 है। इसमें क्या कहा जा रहा है, रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान भरिए। तो इसमें पहला प्रश्न है हमारा 12 प्लस डैश है, बिंदी रखी है, डैश ही मार देते हैं, बराबर -7 प्लस 12। तो इसको कैसे आप लोग भरेंगे, यहाँ 12 और -7 है, तो यहाँ 12 तो है, यहाँ क्या होना चाहिए, -7 होना चाहिए। आप लोग क्रम विनिमय, यहाँ क्रम विनिमय विशेषता लागू हो रही है। कैसे, अगर यहाँ 12 है, यहाँ -7 है, जब क्रम को परिवर्तित करेंगे तो यहाँ -7 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, क्रम पलट जाएगा, तो यहाँ क्या भरा जाएगा, -7। तो इसी तरह दूसरा प्रश्न डैश है, उसके बाद 18 है, बराबर का निशान, फिर 18 प्लस -25। इधर किस संख्या की कमी है, यहाँ इधर 18 है, इधर भी 18, इधर -25 है, तो इधर भी क्या होना चाहिए, -25। सब में बच्चों क्रम विनिमय विशेषता ही लगभग लागू हो रही है। तीसरा प्रश्न है हमारा 40 प्लस -16 बराबर डैश है, प्लस -16 है। और 4 नंबर का जो प्रश्न है इसमें है -12 गुणे 18 बराबर डैश गुणे -12। ठीक, और 5 नंबर का जो प्रश्न है 40 प्लस -16 बराबर डैश प्लस 40। इसको तो आप लोग भर ही लेंगे, इधर 40 है, इधर -16 है, तो इधर 40 पहले से ही है, यहाँ क्या होना चाहिए, -16 होना चाहिए, तो निश्चित ही आप लोग भर लेंगे। और 5 नंबर पे हम लोग पहुँच गए हैं। 6ठा नंबर का प्रश्न देख लीजिए। 6ठा नंबर का प्रश्न है 7 गुणे -6 बराबर -6 गुणे डैश है, आप लोग भर लेंगे। 7 नंबर का प्रश्न है -115 गुणे डैश है बराबर -10 गुणे -115 है। ठीक, ये 7 प्रश्न है। और एक प्रश्न और बचा है, उसको हम, एक प्रश्न और बचा है बच्चों, उसको हम किनारे नोट कर देते हैं। 8वां प्रश्न, ये 8 प्रश्न आप लोग को लगा के लाना है, आप लोग समझ समझ के लगाएंगे। 25 गुणे -9, इधर क्या भरा जाएगा, रिक्त स्थान भरना है। अभ्यास 1.4 है। इसके बाद अभ्यास 1.4 के बाद अभी इसमें और काफ़ी प्रश्न हैं, 10-15 प्रश्न और है इसमें। इसके बाद हम लोग अभ्यास 2 पे चलेंगे, अध्याय 2 पे, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, अध्याय 2 हमारा है भिन्न, फ्रैक्शन। ठीक, तो ये सभी प्रश्न आप लोग सॉल्व करके लाएंगे। कल आप लोग को यानी अगली क्लास में पढ़ाया जाएगा सहचर विशेषता, उसके बाद कुछ गुणन विशेषता पढ़ाई जाएगी। ठीक है,
सहचर विशेषता पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। उसके बाद गुणन का वितरण नियम, शून्य विशेषता, योगात्मक विशेषता, योगात्मक प्रतिलोम, और इसके बाद चैप्टर समाप्त हो जाएगा पूर्णांक। हम लोग अध्याय 2 भिन्न फ्रैक्शन पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे क्लास को ईमानदारी से देखें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।